हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आप फिर से जुड़ गए हैं पार्थ द लर्निंग हब से और अपना स्टडी फिर से चालू कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे क्या व्हाई मैटर चेंज देयर स्टेट कि दो इफेक्ट हैं जिसके वजह से कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। ठीक है, अब एक तो इफेक्ट है कि ड्यू टू टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट है ड्यू टू प्रेशर। अब किसी भी मैटर का अगर स्टेट उसका चेंज करना है तो ये दोनों ही फैक्टर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सॉलिड लेते हैं आइस को, जो कि वाटर का सॉलिड फॉर्म है। अब इसको जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर और उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं और हीट करते हैं तो फिर गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीट की वजह से कम चेंज हो रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो एलपीजी होता है, हालांकि पिछले वीडियो में इसको और बहुत अच्छा से समझाया है। एलपीजी होता है वो आपका गैसियस स्टेट में होता है। अब गैसियस स्टेट में होता है लेकिन ड्यू टू प्रेशर वो लिक्विड हो जाता है आपके सिलेंडर में। हालांकि एलपीजी एक गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बट ड्यू टू प्रेशर इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि यही दो फैक्टर है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्क्राइब किया है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो आज इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे और समझेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या। तो टेम्परेचर की वजह से किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज होता है। अब इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है मेल्टिंग प्रोसेस होता है और दूसरा होता है बॉइलिंग प्रोसेस होता है। ओके, अब यहां पे हम लोग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसको अपने लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेट करके देखेंगे। और बहुत से क्वेश्चंस, आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, बहुत से स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चंस आपको आते हैं इनसे, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट तो है आपके क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है किसी मैटर पे, उसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया है कि कोई भी मैटर सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये डिपेंड करता है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, उसके पार्टिकल आपस में किस फोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके पार्टिकल आपस में किस फोर्स से कनेक्टेड है। अगर इसका इंटरमोलिकुलर काफी ज्यादा है तो ये रिजिड हो जाएगा, कहने का मतलब ये सॉलिड होगा। अगर इसका इंटरमोलिकुलर दो पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स अगर वीक है तो वो तो या तो लिक्विड होगा और नहीं तो गैस होगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है कि वो उसका स्टेट क्या है। क्या इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम कमजोर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? जी हां, आप बना सकते हो। आप जैसे ही इसमें हीट प्रोवाइड करोगे, ओके, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, अब क्या होगा, ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होने लगेगा, टूटने लगेगा। आइंस्टीन जी बोले हैं क्या कि हम लोग एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे क्या है, आप इस हीट एनर्जी को तो आप इसको इसमें डाल रहे हो, हीट एनर्जी को यहां पे दे रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो एनर्जी है ये लॉस होगा इसको, इसके दो पार्टिकल के बीच के जो फोर्स है ना, उसको तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में ये एनर्जी खर्च हो रहा है। हालांकि यहाँ पे हम खर्च नहीं करते हैं, कन्वर्ट हो रहा है, ये एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इसके, यानी कि ये जो पार्टिकल था इसका रिजिड था, अब इस जैसे ही इसमें हिट किए हैं इसका पार्टिकल्स मूव करने लगेगा। कहने का मतलब उसके अंदर का जो मोलिकुलर फोर्स होगा कमजोर होने लगेगा। अब इसका पार्टिकल्स
फिक्स था, रिजिड था, लेकिन अब ये फ्लो करने लगेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से एक चीज और भी समझने की बात है कि अगर मान लीजिए ये सॉलिड है और ये आइस है, ओके, ये आइस है और ये सॉलिड है, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। वी ऑल नो दैट at 0 degree temperatures water found in solid state। तो यहां पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं हो रहा है, कुछ देर तक ये 1 डिग्री नहीं हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब ये जो एनर्जी खर्च हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी इसके मोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में। अब क्या होगा, जैसे ही ये टोटल का टोटल ब्रेक हो जाएगा और ये वाटर फॉर्म में हो जाएगा, अब यहां से आपका 1 डिग्री टेम्परेचर के आगे राइज करना स्टार्ट कर देगा। तो आप जब इसको 0 डिग्री पे जितना देर तक गर्म किए हो, आप कुछ जूल उसको एनर्जी दियो ना, कुछ जूल आपका खर्च हुआ ना इसमें, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, जो इसको सिर्फ इसका स्टेट चेंज करने में खर्च हो गया है। वो टेम्परेचर राइज नहीं किया है, वो सिर्फ इसके स्टेट को बदलने में खर्च हो गया है। तो इस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स को क्लियर ऑलरेडी कर लिया है, बस एक छोटी सी कहानी है ये कि आपका स्टेट क्यों चेंज करता है कोई भी मैटर, दूसरा कि लैटेंट हीट क्या होता है, और तीसरा ये कितना होता है। अभी हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। जब आप आइस को गर्म करते हो तो उसको 0 डिग्री तब तक गर्म करते हैं तब तक कि वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आइस के लिए जितना हमको एनर्जी चाहिए होता है, क्या उतना ही एनर्जी बाकी भी मैटर को गर्म करने के लिए होगा, उसका स्टेट चेंज करने के लिए होगा? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पता है, जैसे कि यहां देखिए, हम सब जानते हैं कि हर मैटर का रिजिडनेस अलग अलग है। जैसे कि अगर आइस जितना रिजिड है उससे कहीं ज्यादा आपका रिजिड है आयरन। इसका मतलब ये हुआ आइस के इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना स्ट्रांग है उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है आपका आयरन का इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के स्टेट को अगर चेंज करना होगा तो उसके लिए उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, और आइस के स्टेट को चेंज करना होगा तो इसका एनर्जी कम लगेगा। तो यहां पे मैंने ये सीखा कि हर मैटर का अपना अलग अलग लैटेंट हीट होता है। ये डिपेंड करता है कि उस मैटर का हार्डनेस क्या है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग लिक्विड में पहुंच गए हैं। अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या होता है। अब यहां पे जैसे हम लोग गर्म करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है 1 डिग्री से यहाँ 100, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर का मैं कहानी कर रहा हूँ, वाटर, ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब लिक्विड की यहाँ पे मैंने वाटर का एक एग्जाम्पल लिया हूं, आप रिलेट करते जाइएगा। ओके, तो आप रिलेट करते जाइएगा इसको बाकी चीजों में, ठीक है। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री आया, फिर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री, 5 एंड सो ऑन 100 डिग्री होगा। ओके, तो ये 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और ये 100 डिग्री तक ये राइज करता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक पहुंचने में ये आपका जो है सॉलिड लिक्विड, ये आपको गैसेस स्टेट में चेंज होता रहेगा, वो स्लो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री आएगा ना, अब इसका टेम्परेचर राइज करना स्टॉप हो जाएगा। 100 डिग्री ये गर्म कितना हो आप गर्म करते रहिएगा, लेकिन ये 100 डिग्री तक ही रहेगा, ये इससे ज्यादा राइज नहीं करेगा। कब तक? तो जब तक कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी वाटर है। अब क्या होगा कि हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और ये 100 तक जाएगा, ये धीरे धीरे ये वाटर वेपर में चेंज होता रहेगा।
तो ये जो धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होता रहेगा, इसको तो हम इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन से फिर एक अलग से फिर इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आगे। अभी हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। 100 डिग्री पे जाएगा और 100 डिग्री पे जाके ना इसका टेम्परेचर राइज करना स्टॉप हो जाएगा। ये 100 डिग्री 1 नहीं होगा, ये 100 डिग्री पे जाके इसका टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा। अब ये 101 डिग्री नहीं होगा। ये कब तक नहीं होगा, जब तक का इसका टोटल जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये टोटल वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक इसका टेम्परेचर बस कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म किए हैं और टेम्परेचर राइज नहीं किया, ये टेम्परेचर कहां गया, तो ये टेम्परेचर गया है इसके लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में खर्च हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां का जो मॉलिक्यूलर फोर्स था, जो लिक्विड का था, उसको तोड़ तोड़ के गैसियस स्टेट में पहुंचाने में ये सारा का सारा एनर्जी खत्म हुआ, खर्च हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां पे हम देखे थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि लैटेंट हीट आप यहां पे देख रहे हो, ये लैटेंट हीट वो हो रहा है जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये लैटेंट हीट वो हो रहा है जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लैटेंट हीट वह हीट होता है जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लैटेंट हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of matter is called latent heat। अब ये स्टेट दो बार चेंज होता है, एक तो सॉलिड टू लिक्विड होगा, तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए जो लैटेंट हीट लगता है हमको, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लिक्विड टू गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस तरह से आप देखें कि लैटेंट हीट क्या होता है। दूसरा देखें कि ये कितने टाइप के होते हैं, और ये लैटेंट हीट आखिर लगता क्यों है। इन चीजों को हम लोगों ने अच्छा से यहाँ पे समझा। मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में उसका लगता है ताकि उसका स्टेट चेंज हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये 100 डिग्री पे जाता है तब जाके ये कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वाटर गैस में बदलना स्टार्ट होता है, तो ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होगा, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको 78 डिग्री होगा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और मर्क्यूरी की बॉइलिंग पॉइंट आपको 357 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, लाइक ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, इसीलिए तो ये हमेशा एक साथ रहता है, थक्का बन के रहता है ये मर्क्यूरी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब इसको लैटेंट हीट ज्यादा पड़ेगा, इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना काफी नजदीक होता है कंपेयर टू दूसरे लिक्विड के। तो ये एक साथ होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो स्टेट चेंज होता है, क्या उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद चेंज होता है? तो ऐसी बात नहीं। अगर आप यहां पे वाटर रखो इस कंटेनर में, और ये अगर इसको आप गर्म ना भी कर रहे हो ना, तो रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। अगर कहीं रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो आप अपने आप को अंडरस्टूड कर लो कि वहां 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो जब आप किसी कंटेनर में वाटर को रखते हो तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होते रहता है। ये प्रोसेस क्या है, फिर 100 डिग्री पे जा रहा है, वो तो हो गया आपका बॉइलिंग हो गया। लेकिन ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी और उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे भी वो अपने चेंज को, स्टेट को चेंज कर रहा है, वो क्या है? तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोराइजेशन।
इवेपोराइजेशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये इवेपोराइजेशन है। और ये जो प्रोसेस होता है ना काफी स्लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है। और ये क्या होता है इसमें, अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग जो होता है उसमें यहाँ पे आप क्या करते हो, गर्म करते हो। ओके, बॉइलिंग में क्या होता है, ये गर्म करते हो, तो यहाँ का भी मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है बॉइलिंग में। और जब भी आप देखते हो क्या, आप जब चाय बनाते हो तो उसमें फेन आने लगता है, वो खोलने लगता है। दूध को गर्म करते हो तो वो निकलने लगता है, बाहर गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो उसमें बुलबुले बाहर से अंदर से निकलने लगते हैं। ये क्यों होता है? तो एक्चुअली होता क्या है, बॉइलिंग जब वो होता है ना तो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स था ये वाटर का मॉलिक्यूल था, अब ये चेंज हो गया एयर में। तो अब ये क्या करेगा, अब ये एयर इसके अंदर थोड़ी ना रहेगा, अब ये एयर बाहर निकलेगा। और ये एयर जब बाहर निकलेगा तो वही बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं। जब आप चाय बनाते हो तो वो ज्यादा खोलने लगता है तो वो बाहर की तरफ निकलने लगता है, उबाल आने लगता है उसमें। वो क्यों होता है? तो वो यही प्रोसेस होता है, वो बॉइलिंग होने लगता है उसका। ठीक है, और अंदर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एयर में कन्वर्ट होता है। अब एयर बनेगा तो उसके स्पेस तो ज्यादा चाहिए ना, तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है, ये अंदर वाले पार्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ अपर लेयर का पार्ट जो होता है ना, जैसे ये देखिए ये एक लेयर है वाटर का। ओके, तो ये सिर्फ होगा, ये हीट को ऑब्जर्व करेगा और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब के सब ऊपर जितने भी है लेयर सिर्फ अपर लेयर है, ये आपको अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। और ये जब इवेपोरेट होगा तो ये हीट नीचे से भी अपना हीट लेगा, मतलब आसपास के जितना भी हीट रहेगा ना उस सबको ऑब्जर्व करेगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने में। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए हुए कोई भी चीज आपको मतलब अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। ये इवेपोरेशन में भी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करता है और वो हीट कहीं से भी ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब सिर्फ अपर लेयर यहां से इवेपोरेट हो गया, अब क्या होगा, ये लेयर तो खत्म हो गई ना, अब इवेपोरेट होगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाले लेयर, ये वाला लेयर अब कन्वर्ट होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो यहां से भी हीट लेगा, ये तो नीचे से भी हीट ले रहा है और ऊपर से भी हीट ले रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे जो हीट पहले से था वो हीट तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो कुछ हीट ये ले लिया था और कंपेयर ये तो कम हो जाएगा ना हीट। तो यही तो वजह है कि इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अब कूलिंग इफेक्ट क्या है ये समझिए, गर्मी के दिनों में देखिए पसीना छूट ही रहा है मेरा, और चूंकि अंदर हम कॉटन क्लॉथ पहने हुए, अब जैसे ही फैन स्टार्ट करेंगे ये जो पसीना है वो जो स्वेट है वो क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा और मेरे क्लॉथ से वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसे ही वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, कूल हमको फील होगा। इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखे ना इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपने आजू बाजू से अपने आसपास से वो क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व करके जा रहा है। तो हीट को ऑब्जर्व कर ले रहा है तो यहाँ पे तो ठंडा हो जाएगा ना पहले से। तो इसी की वजह से हम लोग जब कॉटन क्लॉथ पहनते हैं गर्मी में, ताकि वो इवेपोरेशन हो तो हम लोग को कूल फील हो, ठंडा फील हो। ठीक है, और ये इवेपोरेशन का यूज कहाँ कहाँ है, तो आपका जब कपड़ा सूखता है वो आपका इवेपोरेशन प्रोसेस है। कि ठंडी के दिनों में जहां पे धूप नहीं निकलती है, आप अपने घर में भी क्लॉथ्स को रख देते हो और फिर भी आपका वो सूख जाता है, तो वो इवेपोरेशन है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अपने आसपास में डेली लाइफ में आप प्रोसेस देखते हो जहां पे इवेपोरेशन होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग मिट्टी के बर्तन में जो कोई पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है पहले से? तो यहाँ पे भी इवेपोरेशन का ही कमाल होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये है आपका मिट्टी का बर्तन, ओके, और इसमें रखो आप वाटर। ठीक है, इसमें आप वाटर रखे हो। अब क्या होता है, ये वाटर ना एक एक करके इधर बाहर निकलते जाता है, क्योंकि ये मिट्टी का है तो इस होल से वो बाहर निकलते जाता है और यहां से क्या होता है, वो इवेपोरेट होते जाता है। अब इवेपोरेट वो चारों तरफ से हो रहा है भाई, चारों तरफ से इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस वो कूलिंग इफेक्ट देता है।
तो अब क्या कर रहा है, इसका जो वाटर है बाहर इवेपोरेट हो गया और इसके अंदर जो वाटर बचा वो कंपेयर टू कुछ ठंडा हो गया। फिर दूसरा वाटर का लेयर बाहर आया, वो इवेपोरेट हो गया, अब जो बचा वो और ठंडा हो गया। तो यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में क्या करते हैं, पानी को रख देते हैं और वो पानी पहले के कंपेयर में और ठंडा होते जाता है। तो ये रहा आपका लैटेंट हीट, इवेपोरेशंस, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग दो टॉपिक छूटा अभी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे, जैसे कि देखिए आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, तो वो 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट विच, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, मतलब मेल्ट कर जाए, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह